नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा जो 12th है उसका जो अनिवार्य हिंदी वाला सब्जेक्ट है या जो विषय है अनिवार्य हिंदी। उस हिंदी विषय में एक टॉपिक है आपके व्याकरण, और व्याकरण के अंदर जो पहला ही टॉपिक है वो है भाषा, व्याकरण और लिपि। आज हम भाषा ज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ अपनी नोटबुक में उन चीज़ों को उतार लें, इम्पोर्टेंट लगा के उतार लें। जैसे भाषा की परिभाषा है, भाषा के भेद है, जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ आपको उतारनी है। वीडियो आपको पूरा देखना है। जहाँ कहीं भी आपको समस्या लगे, किसी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ की समस्या लगे, इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना। मैं कोशिश करूँगा कि उसी कमेंट बॉक्स में आपकी जो समस्या है वहाँ हल कर दूँगा। ठीक है, अपन चलते हैं। भाषा समाज में रहने के कारण मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने अर्थात अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। अभी तक तो सरल है। आदिम अवस्था यानी पुरानी अवस्था में मानव भाषा के अभाव में केवल संकेतों से ही आपस में विचारों का आदान प्रदान करता होगा। धीरे धीरे मानव विकास के साथ ही भाषा का विकास हुआ होगा। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि मानव विकास का इतिहास भाषा के विकास को निरूपित कर देता है। अपने हृदयगत भावों को वाणी रूप में सार्थक मौखिक अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य जिस साधन का उपयोग करता है उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। ये तो एक सामान्य सी भाषा की परिभाषा। एग्ज़ाम में कौन सी परिभाषा लिखनी है, उतारनी कौन सी है, नोट किस परिभाषा के बनाने हैं, वो ये रही। भाषा शब्द की उत्पत्ति लिखनी है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है। भास धातु का अर्थ होता है भास वक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी ही क्या है, भाषा। आगे इसकी परिभाषा देखें। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 12th के एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल सीधा दे देंगे, भाषा की परिभाषा लिखिए। तो व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। आगे हैं भाषा के प्रकार। आप लोग जानते हो कि हमने बहुत बार या पुरानी जो कक्षाएं थी, कक्षा 3rd 4th, इनमें हमने पढ़ा होगा कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मैं बताना चाहूँगा कि भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार ही होते हैं, मौखिक और लिखित। क्यों? क्योंकि मौखिक और लिखित भाषा ही सब लोग समझ सकते हैं। तीसरी हम पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो बंदा संकेत करेगा वो अगले वाले को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखें, मुख्यतः भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। पढ़ते हैं नंबर 1, मौखिक भाषा। क्या है मौखिक भाषा? साधारणतया बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी के भाषण सुनकर जनता उत्साह से भर उठी, यहाँ नेताजी का भाषण मौखिक भाषा का उदाहरण है। बिल्कुल सरल है ये। फिर है लिखित भाषा। जब लिखा हुआ है, जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्ह या ध्वनि संकेतों द्वारा। बिल्कुल सही बात है। जब हम कक्षा 1st में पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक हमसे सबसे पहले क्या कहते थे, अ कहते थे ना, बोर्ड पे बाद में लिखाते थे। पहले हमें कहते थे कि बोलो बच्चों अ, तो जो वो अ बोलते थे ना, वो अ है मौखिक। फिर उसी अ को बोर्ड पे एक रूप दिया जाता है, एक चिन्ह दिया जाता है, एक संकेत दिया जाता है कि भाई बच्चों अ इसे कहते हैं।
जैसे ही बोर्ड पे ऐसे अ लिखा जाता था, हमारे दिमाग में आता है कि जिसको हम अ कह रहे हैं उसकी आकृति इस प्रकार है। तो जो पहले हमने जो अ सुना वो मौखिक, टीचर बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। जैसे ही बोर्ड पे लिखा हमने वापस लिखा, ये क्या हुआ? लिखित। क्लियर? आगे देखते हैं। तो ये थी लिखित भाषा। वापस पढ़ता हूँ कि जब उच्चरित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण देखो, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न हल कर रहे हैं, लिखित भाषा में ही कर रहे हैं। उसके लिए वे भाषा के निश्चित चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, अतः यहाँ लिखित भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आएगा। मौखिक व लिखित भाषा में अंतर बताइए। ध्यान रखना है, मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, ध्यान रखें। जैसे अगला उदाहरण देखिए, जबकि लिखित रूप में बड़े बड़े होते हैं। जैसे कादम्बरी ग्रंथ में एक एक पृष्ठ के वाक्य। एक संस्कृत साहित्य का बहुत फेमस या प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके राइटर है बाण भट्ट, और ग्रंथ का नाम है कादम्बरी। आपको बताना चाहूँगा, एक एक पृष्ठ के एक एक वाक्य। मुझे ये बताए, क्या एक एक पृष्ठ के एक एक वाक्य आप लोग बोल सकते हो? आप लोग नहीं बोल सकते। एक एक पृष्ठ के मतलब वाक्य आप कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते। तो आप उनके टुकड़े करोगे। यही तो है कि मौखिक रूप से बोलने पर वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित रूप में वाक्यों को बड़ा बड़ा भी लिखा जा सकता है। आगे देखिए, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। बिल्कुल स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक कैसे? कि हमें मौखिक भाषा बनानी नहीं पड़ती, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। बिल्कुल कृत्रिम होती है, बनानी पड़ती है। भाई सीधी सी बात है कि जो बंदा जिस क्षेत्र का होगा, जैसे कि हम राजस्थान से हैं या मैं राजस्थान से हूँ, तो कहीं ना कहीं जब भी मैं हिंदी भाषा बोलूँगा तो थोड़ी बहुत राजस्थानी भाषा का पुट या लहजा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उस पर हावी होती है। और पहली बात, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। स्वाभाविक का मतलब मन में, हृदय में जो उपजता है वही तो हम बोलते हैं। हम उसे अंदर बनाते थोड़ी है, उसे बनाते नहीं है। पर लिखित भाषा, मुझे हिंदी का कोई निबंध लिखना है, तो आप बताइए, क्या मैं उस हिंदी के निबंध को लिखते लिखते उसके अंदर राजस्थानी भाषा का प्रयोग करूँगा? मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि लिखित भाषा बनावटी होती है, कृत्रिम होती है। समझ गई बात? आगे देखिए, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। ये अभी मैंने समझाया आपको। बिल्कुल स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है, जबकि लिखित रूप में नहीं होता, क्योंकि लेखक सतर्क होकर लिखता है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है, परिवर्तनशील होती है। किसी व्यक्ति को 4-5 भाषाएं आती है तो वो जिस स्थान पे जाएगा उसी भाषा का प्रयोग करेगा। पर जब उसे हिंदी लिखनी है तो वो चाहे कहीं पे भी जाएगा वो हिंदी ही लिखेगा। कहने का मतलब है, मौखिक भाषा परिवर्तनशील कैसे? देखो, हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हमारी क्या है? हिंदी। वैसे राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, बता दूं आप लोगों को। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे राष्ट्र में जो भाषा, पूरे राष्ट्र पूरा उस भाषा को बोलता है वो हिंदी भाषा है। आप लोग जानते हो कि भारत में बहुत सारे स्थान, क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हो सकता है यह है कि संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता मिली है और 22 भाषा ही हमारी राष्ट्र भाषाएं हैं। तो ध्यान रखें कि मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील कैसे? बदलती रहती है। जो व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ वो बदलेगा, ठीक है। पर लिखित भाषा कृत्रिम होती है, इसीलिए स्थिर रहती है। स्थिर का मतलब टिकी हुई, जिसको हम जैसे लिखना है ना भाई, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, पीछे मेरे हिंदी भाषा लिखी हुई है, मैं बोल भी हिंदी रहा हूँ, पीछे हिंदी भाषा लिखी हुई है। अब मेरे इस वीडियो को जो देखेगा, चाहे गुजरात का बंदा हो, अब गुजरात का बंदा है, उसकी भाषा तो गुजराती है, पर मेरा वीडियो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब आप सब लोग जानते हो कि अगर मेरी मौखिक भाषा होती तो मेरा ये वीडियो और पीछे लिखा हुआ भी कैसा आता राजस्थान के अंदर, पर नहीं। जबकि स्थिर है, इसीलिए मैंने पीछे
हिंदी भाषा में लिखा है ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भारत में बैठा कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, बिल्कुल रहेगी, जबकि लिखित भाषा रूढ़ और प्राचीनता से युक्त होती है। ठीक है। अब है भाषा के विविध रूप। भाषा के अनेक रूप होते हैं। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं, जिन पर हम यहाँ विचार करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मूल भाषा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मूल भाषा। सवाल बनेगा मूल भाषा के बारे में लिखिए। आज विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी एक भाषा रही होगी। हम बहुत बार कहते हैं कि हाँ, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। चाहे अभी हमें उनका ज्ञान नहीं है, किंतु भाषा का एक परिवार होता है। तो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण में लगभग 10 भाषाओं को मान्यताएं मिली है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यानी जो हम भाषाएं बोलते हैं, जो भारतीयों की जो आर्य भाषाएं हैं, उस भाषाओं का जो परिवार है वो है भारोपीय परिवार। दोस्तों ध्यान रखें, भारत और यूरोप की जो मिश्रित भाषाएं हैं तो कहा गया है भारोपीय परिवार। तो हम कह सकते हैं भारोपीय परिवार की ही हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है। दूसरा है विभाषा, इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय और उपप्रांतीय, ध्यान रखें, प्रांतीय और उपप्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने पर भाषाओं को विभाषा कहा जाता है। प्रांतीय और उपप्रांतीयों में जैसे ही भाषाएं बढ़ती है वो होती है विभाषाएं, और इन भाषाओं में शासन का कार्य होता है। ध्यान रखना, इन भाषाओं में शासन का कार्य होता है, जैसे पंजाबी, गुजराती और मराठी। जैसे देखें, आगे है बोली। अब बोली में अंतर देखना। प्रांतीय स्तर के शासन कार्य के लिए प्रयुक्त न होने वाली विभाषा प्रयुक्त होने वाली, बोली प्रयुक्त न होने वाली। प्रांतीय स्तर पर विभाषा प्रयुक्त होती है, बोली प्रयुक्त नहीं होती है, पर मंडलीय स्तर पर इसे स्वीकृति है। क्यों स्वीकृति है? क्योंकि मंडलीय स्तर पर साहित्य लिखे जाते हैं और बोली में साहित्य लिखे जा सकते हैं। ढोला मारूरा दुहा, कवि कुशल लाभ। ठीक है। राजस्थानी में लिखा हो, राजस्थानी हमारी बोली तो है, राजस्थानी को अभी भाषा का दर्जा नहीं मिला है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता है, उसमें राजस्थानी नहीं है, इसलिए राजस्थानी अभी तक बोली है। इन भाषाओं को बोली कहा जाता है, जैसे मगही, भोजपुरी, मालवी, डुंडाड़ी। जयपुर में डुंडाड़ी बोली जाती है, और डुंडाड़ी भाषा के बोली के अंदर भी बहुत सारे साहित्य बने हुए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं उपबोली। उपबोली से क्या बनेगी? बोली से क्या बनेगी? विभाषा। प्रत्येक व्यक्ति की भाषा में दूसरे व्यक्ति की भाषा से अंतर होता है, स्पष्ट है। व्यक्तिगत बोली ही, अब सुनना, व्यक्तिगत बोली ही जब सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने पर उपबोली बन जाती है। व्यक्तिगत बोली कोई एक बंदा बोलता है, कोई एक समाज बोलता है, फिर धीरे धीरे वो पूरा गांव बोलता है, या मतलब समाज से पूरा गांव, गांव से पूरा शहर बोलता है, तो वो वहाँ की, या पूरा राज्य बोल जाता है, वो पूरा क्षेत्र बोल जाए, वहीं उपबोली कहलाती है। उपबोली से धीरे धीरे जैसे जैसे उस उपबोली का विस्तार होगा वो क्या बनेगी? बोली। धीरे धीरे उस बोली का विस्तार होगा वो क्या बनेगी? बिल्कुल विभाषा। क्लियर? उससे बोली और विभाषा की सृष्टि यानी निर्माण होता है। अब भाषा की इकाइयाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा की कौन सी इकाइयाँ? सबसे पहले इकाइयों में है ध्वनि। हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। बिल्कुल, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपको पूछे मौखिक रूप से ध्वनि, अगर आपको पूछे लिखित रूप से तो वर्ण। ध्यान रखें, लिखित रूप से वर्ण, मौखिक रूप से ध्वनि। वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चारित होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे क हलंत, च हलंत और ट हलंत। ध्यान रखना, ठीक है। वर्ण के हम टुकड़े और नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई बिल्कुल मौखिक रूप से ध्वनि, लिखित रूप से वर्ण। क्लियर? जब उसी ध्वनि को संकेत दिए जाते हैं, ठीक है, उसी ध्वनि को चिन्ह दिए जाते हैं, वो वर्ण बन जाती है। अब है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह, एक शब्द आया हुआ है सार्थक, जिसका कोई न कोई
अर्थ निकले, अर्थ सहित सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल। अब सार्थक कैसे? विद्यार्थियों ध्यान दें, इस कमल को भाई क वर्ण है, म वर्ण है और ल वर्ण है। अब इसको ऐसे भी तो जोड़ सकता था मैं, ल प्लस म प्लस क, क्या बना? लमक। लमक जैसा कोई शब्द होता है नहीं। इसका मतलब वर्ण जब आपस में मिलेंगे या जुड़ेंगे तब कोई ना कोई एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। जैसे क प्लस म प्लस ल को जोड़ा गया, कमल बना, कमल का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। क्लियर? बिल्कुल। उसी प्रकार है पद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों? पद परिचय आपके कोर्स में है, ठीक है। और पद परिचय से पहले आप लोगों को पद के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। बताता हूं पद किसे कहते हैं। वापस अपन कमल से समझते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, बताओगे तो मुझे बताए कैसे, बस सोचेगा जरूर। मैंने आपसे पूछा कि मित्रों कमल क्या है, बताइए कमल क्या है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर कमल एक फूल है, तो मैं उनको कहूँगा नहीं, कमल एक लड़के का नाम है। आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर कमल एक लड़के का नाम है, तो उनको मैं कहूँगा कि नहीं, कमल एक फूल है। बात समझ में आ रही है ना? कुल मिला के आप लोग परफेक्ट नहीं हो कि कमल लड़के का नाम है या फूल है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक शब्द दिया है। आ रही है बात समझ में? अब जैसे ही मैं कहूँगा कि कमल बगीचे में खिलते हैं या कमल तालाब में खिल रहे हैं, अब पूछूंगा कमल क्या है, आप फट से बोलोगे कि सर कमल फूल है। मैंने कह दिया कमल मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, अब बताइए कमल क्या है? बोलोगे सर कमल एक लड़का है। क्यों? अब आप पक्के क्यों हो? क्यों? क्योंकि उस कमल शब्द का मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया। समझ में आई? जब किसी शब्द की स्वतंत्रता छीनकर उसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द न रह करके पद में बदल जाता है। उस शब्द के साथ विभक्तियां भी लगती है ना भाई। तालाब में कमल खिल रहे हैं, ठीक है, और मैदान में कमल क्रिकेट खेल रहा है, पूरे के पूरे वाक्य बने। समझ में आ रही है बात? देखिए, पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारी या फिर मारा। इस वाक्य में राम ने रावण को और बाण से और मारा, ये सारे क्या है? पद। क्लियर? अब अपन चलते हैं वाक्य। बिल्कुल, वाक्य की परिभाषा क्या होगी? शब्दों के सार्थक और कर्मबद्ध मेल, ठीक है। शब्दों के सार्थक और कर्मबद्ध मेल को वाक्य कहा जाता है। ध्यान रखना, शब्दों के सार्थक और कर्मबद्ध मेल को कैसे? सार्थक आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब मैं यहाँ कर दूं पढ़ है रहा वहाँ पुस्तक। अब आप खुद देखें, पढ़ भी शब्द है, रहा भी शब्द है, वह भी सब पुस्तक। मैंने शब्दों को तो जोड़ा। पढ़ है रहा वहाँ पुस्तक, क्या कोई वाक्य बनता है? क्या इस वाक्य का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। इसीलिए ये सार्थक नहीं है। समझ में आ रही है? इनको हम सार्थक कैसे जोड़ेंगे? ये देखो, आप वहाँ पुस्तक पढ़ रहा है, ये सार्थक जुड़ा हुआ है। सार्थक का मतलब जब शब्दों को जोड़ा गया तब उसका कोई ना कोई एक अर्थ निकला गया। अब ध्यान दीजिए, कर्मबद्ध कैसे? कर्मबद्ध यानी वहाँ कर्ता सबसे पहले, कर्ता के बाद स्थान होता है कर्म का। पुस्तक पढ़ना क्रिया, रहा है सहायक क्रिया, जिसका जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ वहाँ उसका प्रयुक्त हुआ है। कर्मबद्ध व्यवस्थित तरीके से उपयोग किया गया। इसीलिए शब्दों के सार्थक और कर्मबद्ध मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है, तो वहाँ शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे वहाँ पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, वापस बताना चाहूँगा विद्यार्थियों,
जहाँ कहीं भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। दूसरी चीज़, अगर वीडियो चल रहा है तो वीडियो को पॉज करें, रोकें, ठीक है, रोक करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो की क्वालिटी अगर आपकी डाउन है तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो वीडियो के सबसे ऊपर अगर वीडियो पे जैसे ही क्लिक टच करोगे हल्का सा, तो ऊपर 3 डॉट आएंगे। उन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वहाँ वीडियो क्वालिटी आएगी। उस वीडियो क्वालिटी को हाई कर दो। जैसे ही वीडियो क्वालिटी को हाई में करोगे तो क्वालिटी भी अपने आप साफ दिखाई देगी, ठीक है। अगला वीडियो अपन पढ़ेंगे व्याकरण का, लिपि का, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लगते हैं इम्पोर्टेंट वो ज़रूर उतारें। कहना चाहूँगा, घर पे रहना है, घर पे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना भारत में है, राजस्थान में तो स्पेशली है, जोधपुर में तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए घर पे रहें। इसलिए तो हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों तक घर तक आपके घर तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।